कि ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर का जो सवाल है उसको भी खत्म करना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्रीमी लेयर का जो सवाल बार बार लोग उठाते हैं कि डॉक्टर का बेटा, जज का बेटा, पॉलिटिकल पार्टियों को संसद के अंदर दोबारा बहस करने की जरूरत है। 5000 परिवार हैं, 2000 परिवार हैं, उन्हीं के बच्चे आज जज हैं तो फिर उनके बच्चे भी जज बनते हैं। इस बात की स्पष्ट समझ रखते हैं कि क्रीमी लेयर जैसा कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। तो वो अति पिछड़ों को कितनी सीट सांसद में दे रहे हैं, विधायकों में कितनी सीट दे रहे हैं, एमएलसी सीट में, राज्यसभा में अति पिछड़ों को कितनी भागीदारी दे रहे हैं। जो दलितों और आदिवासी समाज के साथ जो व्यवहार हुआ वो आर्थिक आधार पर नहीं हुआ, वो सामाजिक परिचलन के आधार पर हुआ है। जो सामाजिक तौर पर ज्यादा पीछे थे उनका वर्गीकरण किया गया, कर्पूरी जी के समय में ही किया गया। और नीतीश के आरक्षण को लेकर के सबसे पहली बात तो कि आर्थिक आधार पर इसकी समझ बनाना ठीक नहीं है। इस समाज के अंदर जो जातीय आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करना है। एससी/एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत के साथ जिस ऐतिहासिक फैसला को सुनाया, जिसके बाद देश के कई अलग अलग राज्य, खासतौर पर अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार एनडीए के अंदर उस पर कई राय देखने को मिल रही है। चिराग पासवान ने क्रीमी लेयर का धार देते हुए सीधे तौर पर इस फैसले का विरोध किया और कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात हो ही नहीं सकती है। मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा पार्टी आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। क्रीमी लेयर की चर्चा हो रही है, आधार दिया जा रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफ़ी गंभीरता से पढ़ा है, आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी इस बात को बहुत स्पष्ट समझती है और हमारे नेता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात की स्पष्ट समझ रखते हैं कि क्रीमी लेयर जैसा कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। चाहे वो ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे वो एससी/एसटी में आरक्षण का जो अभी जो चर्चा चल रही है उसमें आर्थिक आधार पर, देखिए जिस वक्त ये बातें आई थी उस वक्त इस बात की समझ बहुत स्पष्ट थी कि समाज के अंदर जो जातीय आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करना है। ये कोई आर्थिक आधार पर किसी को संबल बनाने का कोई एक माध्यम नहीं था, बल्कि ये मुख्य धारा में भागीदारी का सवाल था। और भागीदारी के सवाल पर जब बात होती है तो उसमें एक साजिश की तरह क्रीमी लेयर को इसमें शामिल किया गया। ये बात मैं इसलिए भी कहता हूँ कि आप देखेंगे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे नॉट फिट फॉर द पोस्ट बता करके बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर क्रीमी लेयर का तर्क दिया जाता है और तमाम तर्कों को दे करके वहाँ पे उसको रद्द कर दिया जाता है और बाद में वो सीटें जनरल हो जाती हैं। हमारा ये मानना है, हमारी पार्टी ये समझती है कि आरक्षण को लेकर के सबसे पहली बात तो कि आर्थिक आधार पर इसकी समझ बनाना ठीक नहीं है। एनडीए की सरकार में गरीब सवर्णों को दिया गया, ठीक है, वहाँ पर 10% उनको आरक्षण दिया गया, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ओबीसी के साथ जो व्यवहार हुआ, जो अति पिछड़ों के साथ जो व्यवहार हुआ, जो दलितों और आदिवासी समाज के साथ जो व्यवहार हुआ, वो आर्थिक आधार पर नहीं हुआ, वो सामाजिक परिचलन के आधार पर हुआ है। और संविधान ने उसको खत्म करने के प्रावधान के तौर पर आरक्षण लाने का काम किया। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारी पार्टी क्रीमी लेयर को लेकर के बहुत स्पष्ट राय रखती है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम तो केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, हमारी पार्टी ये आग्रह करेगी, हमारे नेता का ये मानना है कि ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर का जो सवाल है उसको भी खत्म करना चाहिए। दूसरा जो सवाल है, जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि वर्गीकरण का सवाल, एससी और एसटी में वर्गीकरण को लेकर के, देखिए बिहार के अंदर एक प्रयोग हुआ, कर्पूरी जी के समय में ये प्रयोग हुआ और नीतीश कुमार जी ने इसको और भी दायरा बढ़ाया, एनडीए की सरकार ने इसके दायरे को और बढ़ाया। जो अति पिछड़ी जातियां थी, जो सामाजिक तौर पर ज़्यादा पीछे थी, उनका वर्गीकरण किया गया, कर्पूरी जी के समय में ही किया गया और नीतीश कुमार जी के दौर में इसको और बढ़ाया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ जिसको आप गिनती में बेहद कम आप मानेंगे, लेकिन सामाजिक तौर पर वो बहुत पीछे रह गए थे, आज उनके सरपंच बनते हैं, मुखिया बनते हैं, सरकारी नौकरियों में वो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो, और राजनीतिक दल भी जब राजनीति में जब आते हैं तो वो अति पिछड़ों को कितनी सीट सांसद में दे रहे हैं, विधायकों में कितनी सीट दे रहे हैं, एमएलसी सीट में, राज्यसभा में अति पिछड़ों को कितनी भागीदारी दे रहे हैं, डॉक्टर में, इंजीनियर में या सिपाही में,
या शिक्षा में, शिक्षकों में, या हर तरह की नौकरियों में जो अति पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी है पिछले 15-20 सालों में, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये इस बात को लेकर के, जहाँ क्रीमी लेयर को लेकर के हमारी चीज़ें बहुत स्पष्ट है, उसी तरह से हमारा ये मानना है कि अगर आदिवासी समाज में या दलित समाज में, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति वाला जो वर्ग है, उसमें जो लोग पिछले 70 सालों के प्रयास के बाद भी काफ़ी पीछे रह गए हैं, उनकी भागीदारी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। अगर इस फैसले से उनको मुख्य धारा में लाना संभव है तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। क्रीमी लेयर की बात हो ही नहीं सकती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4-5 पॉइंट पे समझाया गया, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिला, अगर कोई एससी का बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, आईएएस आईपीएस बन गया, कोई विधायक मंत्री सांसद बन गया, तो लगता है कि क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए, उसके साथ कोई छुआछूत जैसी कुछ कुव्यवस्था का शिकार हो रहा हो, मंदिर में जाता हो तो वो धोया आता, जिसकी चर्चा अभी भी कई नेता कर रहे हैं कि वो मिलना चाहिए वैसे लोग। देखिए, क्रीमी लेयर का जो सवाल है उसको कन्फ्यूज़न में मत लाइए, वो आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं है। अगर आप अलग अलग अखबारों को अगर आप कल ही अगर आपने पढ़ा होगा, तो राजस्थान में एक आईपीएस अफसर की बारात को, घोड़ी पर वो आईपीएस अफसर को चढ़ना था अपनी शादी में, तो उनके साथ उनको सुरक्षा दिया गया। क्यों? क्या वो एक आईपीएस अफसर भी आर्थिक तौर पर तो संपन्न हो गया, सामाजिक तौर पर उसकी भागीदारी भी है, मुख्य धारा में प्रशासनिक अफसर है, लेकिन जब वो खुद अपनी शादी में जब वो जाते हैं तो वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते। ये सामाजिक भेदभाव है, इसको समझना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो संविधान ने जो ये प्रावधान किए हैं, ये प्रावधान आर्थिक आधार पर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। जो लोग भी कोर्ट के इस डायरेक्शन को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई डॉक्टर हो गया तो उसके बेटे को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक आईआईएम जैसे संस्थान, आईआईटी जैसे संस्थान, या दिल्ली यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसरशिप में क्यों नहीं दलित, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के बच्चे दिखाई पड़ते हैं? क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? क्यों ओबीसी के बच्चे नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो ये जो भेदभाव है ना, ये सामाजिक स्तर पर भेदभाव है, जानबूझ करके नॉट फिट फॉर द पोस्ट क्रिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जकड़न है, ये जेब के जकड़न का सवाल नहीं है, दिमागी तौर पर जकड़न का सवाल है। इसलिए इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा कि आज इतनी 70 सालों से इनको भागीदारी मिली, लेकिन आज भी आप आईआईएम में एक आदिवासी प्रोफेसर आप नहीं खोज पाएंगे, एक दलित प्रोफेसर आप नहीं खोज पाएंगे। हो सकता है लेक्चरर्स की संख्या 1-2 मिल जाएगी। इसी तरह से हमारे नेता ने, आपको याद होगा 2020 के पहले एक बड़ा कैंपेन पूरे देश के अंदर किया था जुडिशरी के अंदर। आप देखेंगे कि जितने भी पोस्ट क्रिएट होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या लोअर जुडिशरी में हो, वहाँ पे एक खास वर्ग का आधिपत्य है, उसमें भी गरीब लोगों का भी आधिपत्य नहीं है। 5000 परिवार हैं, 2000 परिवार हैं, उन्हीं के बच्चे आज जज हैं, तो फिर उनके बच्चे भी जज बनते हैं। तो हर तरह का जो फैसले जो इस तरह के आते हैं, इसको समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्रीमी लेयर का जो सवाल बार बार लोग उठाते हैं कि डॉक्टर का बेटा, जज का बेटा, आईएएस का बेटा, भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आप बैकलॉग पे कोई नीति क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट तय करती है? और हमारा ये मानना है कि आरक्षण को लेकर के एक संपूर्णता में पॉलिटिकल पार्टियों को संसद के अंदर दोबारा बहस करने की ज़रूरत है कि आखिर जुडिशरी का हस्तक्षेप इस लेवल पर क्यों नहीं होता है जहां बैकलॉग रह जाता है। क्यों समाज के जो पिछले तबके हैं उनको मुख्य धारा में लाने के जो प्रावधान संविधान ने दिए हैं, क्यों उनको जानबूझ करके खारिज कर दिया जाता है? इसलिए देखिए, बहुत स्पष्ट है जो बिहार का मॉडल है। हम तो केंद्र सरकार से ये आग्रह करेंगे कि रोहिणी कमेटी या उस तरह की कई कमेटियों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उसमें क्या सुझाव हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज को वर्गीकरण करने का एक प्रावधान संभवतः आया था। तो केंद्र के स्तर पर भी ओबीसी में अति पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए भागीदारी, ताकि केंद्र की नौकरियों में भी उनको भागीदारी मिले, सामाजिक तौर पर उनके अंदर समृद्धि आए, भागीदारी आए। ये बात आपको समझना पड़ेगा। एससी मुद्दे पर चिराग, आपकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी, भाजपा, जदयू फिलहाल मौन है।
तेजस्वी यादव का भी स्टैंड आपके स्टैंड से मिलता जुलता है। एक सवाल अब झारखंड को लेकर लेते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव है, जदयू भी कूच कर चुकी है, तैयारी में लग गई है, कई बड़े नेताओं को शामिल कराया गया। जीतन राम मांझी की पार्टी भी 5-6 सीटों पर दावा करेगी, 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या रणनीति है झारखंड को लेकर? क्या झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे? देखिए, अभी हम लोग बिहार में सदस्यता अभियान को लेकर के आगे बढ़े हैं और झारखंड में भी पार्टी विस्तार करने को लेकर के हम लोग काफ़ी गंभीर हैं। वहाँ पे हम लोग कई तरह के कार्यक्रम करने का आगे योजना बना रखे हैं, लेकिन अभी शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ये क्या तय हुआ है झारखंड को लेकर के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसकी जानकारी मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। चलिए, आरक्षण को लेकर जो बहस छिड़ी है, तेजस्वी यादव का बयान सुना, एनडीए के अंदर चिराग पासवान का बयान सुना। चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव, जो उनकी राय है वही राय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी रखती है। क्रीमी लेयर आधार नहीं कभी भी आरक्षण का हो सकता है, और इसी को लेकर उन्होंने आग्रह भी किया कि इस पर विचार होनी चाहिए। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर करने वाले हैं। अब देखने वाली बात हुई कि ये जो राजनीति जिस पर हो रही है, कह सकते हैं कि राजनीति शुरू हो गई है, आरक्षण के पर बहस शुरू हो गई है। आगे ये चूंकि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूरगामी परिणाम देखेंगे, क्या कुछ तस्वीरें दिखेंगी वो दिखाएंगे आपको। बहरहाल आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।